हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवा रही हूं, जिसमें अभी तक मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए हैं और आज मैं उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करवाने वाली हूं। जैसा आप लोगों को याद होगा, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को नेहरू रिपोर्ट के बारे में करवाया था। तो उसमें हमने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी मांगें हमें प्रमुख देखने को मिल रही थी, कौन कौन से प्रस्ताव जो है वो नेहरू रिपोर्ट में रखे गए थे। और उसके बाद ही मैंने बताया था कि कुछ लोगों ने नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ भी किया था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो भी नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपनी 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले हम लोग जिन्ना की जो 14 सूत्रीय मांगें थी उनके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग लाहौर अधिवेशन के बारे में देखेंगे और एंड में हम लोग गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें जो थी उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आज इन सारे टॉपिक पर मैं आप लोगों को पूरा वीडियो जो है वो अच्छे से करवाने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग लास्ट के 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक तो नेहरू रिपोर्ट वाला, और नेहरू रिपोर्ट के पहले मैंने साइमन कमीशन करवाया था, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एक साथ कनेक्टेड हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन आया था, तो जिस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था उसी के विरोध के स्वरूप हमें नेहरू रिपोर्ट देखने को मिली थी। फिर कुछ लोग नेहरू रिपोर्ट से भी खुश नहीं थे, उसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो फिर नेहरू रिपोर्ट के भी प्रतिक्रिया में हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली थी। तो ये वीडियो ना कनेक्टेड हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके ये 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को एक जो पृष्ठभूमि है वो आप लोगों की बन जाएगी और तभी आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो भी ऑलरेडी पूरी कंप्लीट करवा दी है। तो अगर आप लोग वो वाले वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट से रिलेटेड वीडियोस भी मैं बनाती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे वो वाले वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। बाकी जो मैं ये ओवरव्यू देती हूँ, ये कुछ लोगों को लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर देती हूँ 2-3 मिनट का। तो अगर आप लोगों को मतलब दिक्कत होती है इससे तो बता दीजिएगा, फिर मैं ओवरव्यू नहीं दिया करूँगी, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया करूँगी। इससे आप लोगों को ही कनेक्ट करने में दिक्कत होगी। बाकी मैं तो इसीलिए लास्ट वीडियो का और आज का ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो बाकी आप लोगों को जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ नेहरू रिपोर्ट का जो क्रिटिसाइज़ हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट हो गए थे और वो मुस्लिम लीग में वापस जाके शामिल हो जाते हैं और फिर उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की थी। तो आज हम लोग जो इनकी 14 सूत्रीय मांगें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी 14 सूत्रीय मांगें जो हैं उनको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद फिर अगले साल मार्च में, यानी कि मार्च 1929 को जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो अपनी 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप लोग डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि डेट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो एक साथ कनेक्टेड हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर डेट से याद करते जाएंगे तो अच्छे से चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगें देखते हैं। तो यहाँ पे 7 मैंने दे दी हैं, आगे की स्लाइड में 7 और दे रखी हैं। तो पहले हम लोग इन 7 को डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन्ना की जो पहली 14 सूत्रीय मांगों में से जो पहली मांग थी वो ये थी कि संविधान का जो स्वरूप है, यानी कि हमारे देश का जो संविधान बनाना चाहिए, उसके ऊपर भी उस टाइम पर डिस्कशन होने लगा था, क्योंकि पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेटस की बातें की जा रही थी। तो इस वजह से जो है फिर वो संविधान के बारे में भी बात करने लगे थे। तो जिन्ना का कहना था कि हमारे देश का जो संविधान बनाया जाए वो संघात्मक होना चाहिए, जिसमें अपशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होनी चाहिए। जबकि मैंने आप लोगों को बताया था 1919 के अधिनियम के बारे में, जिसे हम लोग भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं।
तो उसमें हमने देखा था कि उसमें क्या किया गया था, उसमें जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दे दी गई थी। और इसी तरीके का जो है वो नेहरू रिपोर्ट में भी प्रस्ताव था, उसमें भी ये कहा गया था कि केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर देना चाहिए, बाकी की जो अपशिष्ट शक्तियाँ बचें उन पर केंद्र का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जिन्ना जो है वो इस बात से अलग अपनी बात रख रहे थे, उनका कहना था कि अपशिष्ट शक्तियों पर प्रांतों का ही अधिकार होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार का अधिकार होना चाहिए। तो पहली तो हमें जिन्ना की मांग ये देखने को मिलती है। दूसरी इन्होंने क्या मांग रखी थी कि सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए। तो इनकी हमें दूसरी मांग ये देखने को मिलती है। जबकि उन्होंने क्या कहा था कि सभी प्रांतों में जनसंख्या के आधार पे और वहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं उनके आधार पे उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उस आधार पे जो है वहाँ पे पृथक निर्वाचन हो। तो ये सारी बातें हमें नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिली थी। जबकि जिन्ना का कहना था कि सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरी जो इनकी मांग थी वो ये थी कि सभी व्यवस्थापिका सभाओं और निर्वाचित संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि सिंपल वे में अगर हम लोग कहें, जितनी भी तरीके की जो व्यवस्थापिकाएं सभाएं होंगी या फिर जितनी भी निर्वाचित संस्थाएं होंगी उनका गठन किया जाना चाहिए। किस आधार पे? तो अल्पसंख्यकों के पर्याप्त और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पे। यानी जिन्ना जो है वो अल्पसंख्यकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिलाने के पक्ष में थे। तो ये चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 होना चाहिए। यानी कि केंद्रीय जो विधानमंडल हमें देखने को मिलता है वहाँ पे जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व जो है वो अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए। एक तरफ तो जिन्ना जो है वो सभी प्रांतों के लिए एक समान स्वायत्ता की बात करते हैं, सभी अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने की बात करते हैं, समान प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो हैं वो मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की भी मांग करते हैं। तो ये भी आप लोग इनकी मांग याद रख सकते हैं। बाकी आगे इन्होंने क्या कहा था कि सांप्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की बात की थी। यानी कि जो भी निर्वाचन कराए जाएं वो अलग अलग कराए जाएं। किसके आधार पे? जो भी सांप्रदायिक समुदाय हमारे देश में देखने को मिलते हैं उनके आधार पर पृथक पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी समुदायों के सभी जो भी सांप्रदायिक हमारे देश में समूह देखने को मिलते हैं उनके अलग अलग निर्वाचन करवाए जा सकें। तो इनकी ये भी हमें मांग देखने को मिलती है। बाकी इन्होंने और क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय पुनर्गठन, ये यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ये क्षेत्रीय पुनर्गठन लिखा हुआ है। तो किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों के बहुमत को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यानी कि इनका कहना था कि आप लोग भारत जो उस टाइम पे है उसमें किसी भी तरीके का क्षेत्रीय परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं, तो प्रांतों को मिलाना चाहते हैं या मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन इनका सीधा सीधा कहना था कि पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं उनके बहुमत में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये भी इनकी मांग हमें देखने को मिलती है। यानी कि जैसा मैंने पहले भी बताया था लास्ट वाले वीडियो में, जिन्ना जो है वो दिल्ली प्रस्ताव के द्वारा भी एक अलग पाकिस्तान के निर्माण की बात करने लगे थे। हालांकि अभी उन्होंने उसको अलग नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने इस वाले एरिया को, यानी कि ये जो बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाला जो एरिया है इसको मिला के एक अलग प्रांत का दर्जा दिए जाने की बात जो है उन्होंने दिल्ली प्रस्ताव के द्वारा ही कर दी थी। तो यहाँ पे भी इनका कहना था कि आप लोग चाहे पूरे भारत में किसी भी तरीके का परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये वाला एरिया है इसी में मुसलमानों का जो बहुमत है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि वो इस एरिया को अपना सेफ रखना चाहते थे, वो इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होने देना चाहते थे। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी इनकी अगली मांग क्या थी? तो इनकी अगली मांग थी कि सभी संप्रदायों को विश्वास, पूजा, प्रचार, संघ और शिक्षा की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदायों के लोग देखने को मिलते हैं। तो हर धर्म के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को अपने अपने विश्वास, पूजा या फिर जिस भी तरीके की उनकी आराधना है, जिस भी तरीके की उनकी मान्यताएँ हैं उनको मानने की, उनका प्रचार प्रसार करने की, संघ बनाने की और उसी तरीके की शिक्षा प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता
अग्रता जो है वो दी जानी चाहिए। तो ये भी हमें जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों की एक प्रमुख मांग देखने को मिलती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं और इनकी मांगों में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। तो इनकी आगे की मांगें हमें ये और देखने को मिलती हैं, क्योंकि 14 हैं तो पूरी 14 मांगें यहाँ पे मैंने डाल दी हैं। लास्ट वाली स्लाइड में 7 थी, बाकी की 7 हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इनका कहना था कि किसी भी व्यवस्थापिका सभा या निर्वाचित निकाय में कोई भी प्रस्ताव पास ना हो जिसका विरोध किसी संप्रदाय के 2/3 सदस्य करें। यानी कि इनका कहना था कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो है वो किसी भी तरीके की जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसमें पारित नहीं किया जाना चाहिए जिसका विरोध जो है वो किसी भी संप्रदाय के 2/3 लोगों के द्वारा किया जा रहा हो। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो भी हमारी उस टाइम पे विधानसभा या विधानमंडल था, उसमें अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसमें किसी भी समुदाय के द्वारा, चाहे फिर वो मुसलमान हो, सिख हो, या फिर और भी जितने भी हमारे देश में उस टाइम पे जो भी धार्मिक समुदाय मौजूद थे, उनमें से किसी भी एक समुदाय के अगर 2/3 सदस्य भी उस प्रस्ताव का विरोध कर देते हैं तो वो प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, जिन्ना का ये कहना था। तो ये भी इनकी मांग हमें एक देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि सिंध जो है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमें पाकिस्तान का हिस्सा देखने को मिलता है, तो इनका कहना था कि सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर दिया जाए। यानी कि सिंध जो है उस टाइम पे बम्बई जो प्रांत था, उस टाइम पे बम्बई बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, तो इनका कहना था कि बम्बई से सिंध जो है उसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है सिंध को अपना जो ये अलग राज्य बनाना चाहते थे, अलग प्रांत बनाना चाहते थे, उसमें मिलाना चाहते थे। तो इसी वजह से ये जो है सिंध को बम्बई प्रांत से अलग करने की भी मांग कर रहे थे। इसके अलावा इनका कहना था कि सीमांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की जो है वहाँ पे सुधार लाए जाएं। तो इनका यही कहना था, मतलब कि जो भी सीमांत प्रांत हैं और बलूचिस्तान में जो भी अन्य प्रांत हैं वहाँ पे सुधार लाए जाएं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये चीज़ भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो है उन एरिया में सुधारों की भी बात कर रहे थे। बाकी अगर हम लोग बात करें कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को सभी सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि मुसलमान जो उस टाइम पर हुआ करते थे, उनको सभी तरीके की जो भी सेवाएँ हमारे देश में देखने को मिलती हैं उनमें पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। ये भी इनकी प्रमुख मांग हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म और व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ये भी इनका कहना था। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बाकी केंद्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडलों में कम से कम 1/3 मुसलमान हो। यानी कि चाहे अगर हम लोग बात करें केंद्र सरकार हो या फिर जो प्रांत हैं उस टाइम पे, जिन्हें प्रेजेंट टाइम में हम लोग राज्य कहते हैं, तो वहाँ पे जो भी मंत्रिपरिषद हमें देखने को मिलती है, मंत्रिमंडल हमें देखने को मिलते हैं, उनमें मुसलमानों के लिए 1/3 जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित किया जाए। मुसलमानों की संख्या कम से कम वहाँ पे 1/3 निर्धारित की जाए। तो ये भी इनकी प्रमुख मांग हमें देखने को मिलती है। बाकी इन्होंने और क्या कहा था कि संविधान में संशोधन लाने के लिए संघ के सभी प्रांतों की स्वीकृति आवश्यक हो। यानी कि इनका कहना था कि जो भी हम संविधान बनाएंगे उसमें अगर हम लोग संशोधन करना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके का अगर हम लोग संशोधन करेंगे तो उसमें सभी प्रांतों की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। तो ये हमें इनकी प्रमुख मांगें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से ये हमें जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगें देखने को मिल जाती हैं। आप लोगों को ये पूरी की पूरी 14 मांगें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनसे किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी वो तो मैंने आप लोगों को एक अवेयरनेस के लिए डाल दी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इनकी 14 सूत्रीय मांगें क्या थी। बाकी इनसे किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है। बेसिकली आप लोग इतना याद रख लीजिएगा कि 14 सूत्रीय मांगों के जरिए जिन्ना जो है वो एक अलग प्रांत की मांग कर रहे थे, उसको प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, और ये जो है मुसलमानों को या फिर जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके हित सुरक्षित करना चाहते थे। उनका प्रतिनिधित्व जो है वो सभी, चाहे फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या फिर प्रांतों का मंत्रिमंडल हो, वहाँ पे इनका जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित करना चाहते थे। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग आगे और बात करें अब लाहौर अधिवेशन के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ कराई थी, जो जब मैंने ये नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रियाओं के बारे में कराया था, तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि 1928 में कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पास किया था कि यदि 1 वर्ष के भीतर सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए सहमत नहीं होती है,
तो फिर कांग्रेस का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज। तो यहाँ पे हमें यही देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो डोमिनियन स्टेटस के लिए एग्री नहीं करती है, क्योंकि हमने साइमन रिपोर्ट में देख ही लिया था। बाकी ब्रिटिश सरकार जो है वो डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर देती है। तो उसी के तहत हमें लाहौर अधिवेशन आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें हम देखते हैं कि अब भारत का जो लक्ष्य है वो पूर्ण स्वराज निर्धारित कर दिया गया था। तो लाहौर अधिवेशन कब आया था? तो ये भी 1929 में ही आया था, लेकिन कब आया था? ये दिसंबर में आया था। मार्च में अभी मैंने आप लोगों को जिन्ना की जो 14 सूत्रीय मांगे थी वो मार्च 1929 में हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उनको बनाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अब भारत का जो लक्ष्य था वो पूर्ण स्वराज हो गया था, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो इस वजह से अब कांग्रेस या फिर उस टाइम पर जो भी भारतीय नेता हुआ करते थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करना स्टार्ट कर दी थी। तो इसी मांग को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा था कि जो 26 जनवरी 1930 है उससे हम लोग प्रतिवर्ष स्वतंत्रता की शपथ लेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया करेंगे। किसे? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमें देखने को मिला कि जब हमारा संविधान बना तो हमारा संविधान बन के रेडी तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इसी वजह से उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि इस डेट को ध्यान में रखते हुए ये जो डेट थी 26 जनवरी 1930, तो 1930 से ही 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करने लगे थे। तो इसी दिन को याद करते हुए फिर बाद में जब हमारा संविधान बना था तो उसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया, और उसे बाद में फिर हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। तो उसकी वो जो डेट थी वो यहीं से हमें देखने को मिलती है कि इसी आधार पर निर्धारित की गई थी, वरना जो हमारा संविधान था वो बन के रेडी तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। लेकिन इस दिन को याद करते हुए, इस दिन को आगे याद के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए ही उसको 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से लागू किया गया था। तो आई होप अब आप लोगों को ये भी कभी आप लोग नहीं भूलेंगे कि हम लोग रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो उसकी नींव जो है वो हमें यहाँ से दिखाई देती है। तो ये जब पूर्ण स्वराज का इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था तो उसी के साथ इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जो है वो 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया करेंगे। बाकी यहाँ से गांधी जी जो हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए भी अधिकृत कर दिए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि इस अधिवेशन के द्वारा गांधी जी जो हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की बात जो है वो करने लगते हैं। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो उनका जो विचार था वो ये था कि वो फरवरी 1930 से, क्योंकि ये दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, तो इसके बाद उन्होंने सोचा था कि वो जो फरवरी 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर बाद में वो सोचते हैं कि एक बार जैसी देश की स्थिति उस टाइम पे थी तो इस वजह से वो सोचते हैं गांधी जी के आंदोलन शुरू करने से पहले एक बार क्यों ना ब्रिटिश सरकार से फिर से समझौता किया जाए, समझौता करने की बात की जाए। तो यही विचार करते हुए वो जो हैं उस टाइम पर जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, तो उनको अपनी 11 सूत्रीय मांगे भेजते हैं। तो ये हमें दिखाई देता है कि गांधी जी जो हैं उनको लाहौर अधिवेशन के बाद मतलब ऐसा कह तो दिया गया था कि वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और गांधी जी ने सोच भी लिया था कि वो फरवरी 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर उस टाइम पर जैसी देश की स्थिति थी तो उसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी सोचते हैं कि पहले एक बार ब्रिटिश सरकार से समझौता करने की बात की जाए। तो समझौता करने के लिए ही वो लॉर्ड इरविन जो हैं उनको अपनी 11 सूत्रीय मांगे भेजते हैं। लेकिन बाद में इरविन जो है गांधी जी की इन मांगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और गांधी जी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि वो 11 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी थी जो गांधी जी ने भेजी थी लॉर्ड इरविन को। तो हम लोग उनको देख लेते हैं और इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, इसे जो है हम लोग गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसके बारे में याद रख लीजिएगा।
तो अब अगर हम लोग बात करें गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों के बारे में, तो ये जो है इसमें क्या क्या शामिल हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले था कि पूर्ण रूपेण मदिरा जो है उसका निषेध कर दिया जाए, यानी कि उस टाइम पे जो शराब थी उसको लेकर भी कई सारे आंदोलन हमें देखने को मिले। जैसे आप लोगों ने ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में सुना होगा, और भी सुना होगा कि कई एक आंदोलन जो हुआ था जिसमें महिलाओं ने बहुत जो भी ताड़ी की या फिर जो शराब की दुकानें हुआ करती थी उनको बंद कराने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो इसीलिए गांधी जी ने भी अपनी 11 सूत्रीय मांगों में ये मांग एक प्रमुख रखी थी कि उस टाइम पे जो भी मदिरा की दुकानें या फिर जो किसी भी तरीके की शराब की चीज़ देखने को मिलती है तो उस पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो विनिमय की दर है उसको घटा दिया जाए, और जो भू राजस्व हमें देखने को मिलता है उसको आधा कर दिया जाए, और उस पर काउंसिल का नियंत्रण हो। तो ये भी आप लोग ये नियंत्रण सही कर लीजिएगा, काउंसिल का नियंत्रण हमें उन्होंने कहा था कि काउंसिल का नियंत्रण रहे। इसके अलावा उन्होंने नमक कर को समाप्त करने की मांग की थी, यानी कि अगर हम लोग बात करें उस टाइम पे जो नमक हुआ करता था उस पर भी कर लगाया जाता था। तो गांधी जी इसके विरोध में थे कि नमक पे कर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नमक जो है वो सभी लोगों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता देखने को मिलती है। तो इस वजह से गांधी जी इसके विरोध में थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि नमक कर को समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी की जाए, यानी कि उस टाइम पे जो सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाता था, प्रशासनिक व्यवस्था जो होती थी उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। तो गांधी जी उसके भी विरोध में थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो भी सैन्य व्यवस्था पे खर्च किया जाता है उसमें कमी कर दी जाए और उसको 50% कर दिया जाए, यानी कि जितना खर्च होता है उसका आधा घटा देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन जो है उसको भी आधा कर दिया जाना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, बहुत ज़्यादा पेंशन दी जाती थी। तो गांधी जी इसके भी विरोध में थे। तो उनका कहना था कि जो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनका वेतन भी आधा कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उन्होंने और क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए और निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने की अनुमति दी जाए। यानी कि अगर हम लोग बात करें उस टाइम पर बहुत सारे जो लीडर्स हुआ करते थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, और बहुत सारे इसी वजह से देश से बाहर भी चले गए थे। तो इसीलिए गांधी जी ने इसमें शामिल किया था कि जो भी राजनीतिक बंदी जेल में बंद हैं उनको छोड़ दिया जाए, और जो देश के बाहर चले गए हैं उनको वापस देश में आने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी विदेशी वस्त्र हैं उनके आयात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उनके आयात को निषेध कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो स्वदेशी और जो खादी वस्त्र हुआ करते थे उन पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। तो इसी वजह से उन्होंने विदेशी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की भी बात की थी। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए ही सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। तो ये भी उनकी प्रमुख मांग हमें देखने को मिलती है। बाकी उन्होंने कहा था कि गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण रहे, यानी कि उस टाइम पर जो पुलिस व्यवस्था हुआ करती थी वो जनता के बहुत ही अगेंस्ट हुआ करती थी, और ब्रिटिश सरकार के लिए यानी कि वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार के वफादार हुआ करते थे, जनता के लिए वो कोई काम नहीं करते थे, जनता को बहुत डरा धमका के रखते थे। तो इसीलिए गांधी जी उस टाइम पर पुलिस के अगेंस्ट थे, और उनका कहना था कि पुलिस जो है उस पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार जो है वो भी रखने की अनुमति दी जाए। तो ये हमें गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इन मांगों को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी गांधी इरविन समझौता के बारे में भी याद रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो मांगें थीं जो गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजी थी, तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की इन बातों पे कोई विचार नहीं किया, जिसकी वजह से गांधी जी को काफ़ी निराशा हुई, और उन्होंने दांडी मार्च के साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत कर दी थी।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिटेल में कराऊंगी। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो के टाइमिंग को लेकर मैं अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मैं अब 7 बजे अपलोड करती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों ने 7 बजे का बोला था। बट 7 बजे कोई ज़्यादा देखता ही नहीं है। इससे तो ज़्यादा जब मैं 9 बजे अपलोड किया करती थी तब मोस्टली लोग देखा करते थे। बट 7 बजे तो बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या टाइम रखूं, वरना फिर मैं 9 बजे ही अपलोड कर पाया करूँगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।